नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीडिया में बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से विद्वान आएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी को विधि विधान के माध्यम से सेंगोल देंगे। सेंगोल एक राजदंड है जिसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। 28 मई 2023 को बीजेपी और आरएसएस के अघोषित आदर्श विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को कुचलने की शुरुआत है। वैसे औपनिवेशिक शासन की इमारत भारतीय संसद और उसकी जगह नए भवन का उद्घाटन स्वघोषित स्वर्णिम एहसास हो सकता है, विशेषकर उस देश में जहां आज भी 30 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त राशन देने का दावा करती है। यानी 21वीं शताब्दी में भी भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय राजतंत्र से जुड़े हुए एक प्रसंग की, यानी सेंगोल परंपरा की। सेंगोल शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है शंख, और शंख वैदिक परंपरा में पौरुष का प्रतीक माना गया है और इसे राज्य के विस्तार, प्रभाव और संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जाता रहा है। प्राचीन परंपरा अनुसार सेंगोल को राजदंड कहा जाता था, जिसे राजतंत्र में राजपुरोहित राजा को देता था। वैदिक परंपरा में या राजतांत्रिक परंपरा में दो तरह के सत्ता के प्रतीक थे। राज सत्ता के लिए राजदंड और धर्म सत्ता के लिए धर्मदंड होता था। वैसे भारत या दुनिया के अलग अलग देशों के राजतंत्र और उनसे जुड़े हुए उदाहरण हमारे सामने हैं, जिनमें सामान्यतः राजसत्ता और धर्म सत्ता ने मिलकर राजतंत्र के माध्यम से सदियों तक आम जनता का शोषण किया, वो भी धार्मिक परंपराओं के नाम पर। वो तो आप शुक्र मानिए कि देश 1947 में आजाद हुआ, भारत का एक संविधान बना जिसमें आम और खास को बराबर मानकर बराबर अधिकार दिए गए और आम आदमी जो सदियों से धार्मिक परंपराओं के माध्यम से शोषित और पीड़ित हो रहा था, उसके लिए रास्ते खुले और वो मुख्य धारा में शामिल हुआ। सेंगोल शब्द का अर्थ तमिल भाषा में संपदा से संपन्न होता है। भारतवर्ष आजाद होने से पहले या प्राचीन काल में सेंगोल को राजा की शक्ति और सत्ता का प्रतीक माना जाता था, यानी ये पूरी तरह राजतंत्र का प्रतीक था। सैद्धांतिक रूप से सेंगोल को समृद्धि का प्रतीक भी माना गया। सैद्धांतिक रूप से यह कहा जाता है कि जिसे भी सेंगोल मिलता था उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती थी। इसके साथ साथ उससे नीति परायणता की भी उम्मीद की जाती थी। परंतु अगर हम इतिहास के व्यवहारिक पक्ष की बात करें, दुनिया में या भारत में कोई भी ऐसा राजतंत्र या राजा महाराजा नहीं हुआ जिसकी व्यवस्था पूरी तरह न्याय पर आधारित हो, जिसका कोई प्रॉपर संविधान हो। राजा ने जो कहा, राजा ने जो बात रखी, वही संविधान था। कोई स्पेसिफिक और निर्धारित कानून नहीं होते थे। वैसे भारतीय इतिहास में सेंगोल के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, विशेषकर चोल और विजयनगर साम्राज्य में हमें सेंगोल के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह भी माना जाता है मुगलों ने और अंग्रेजों ने भी सेंगोल या उससे मिलती जुलती परंपराओं का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप में खूब किया। भारत के अलावा प्राचीन काल में या इतिहास में अन्य सभ्यताओं में भी इस तरह के राजदंड का खूब प्रयोग किया गया। इसके उदाहरण हमें इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में भी देखने को मिलते हैं, जिसके लिए अलग शब्दावली होती थी। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस तरह के राजदंड को गिद्रू कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में राजदंड को देवताओं की सत्ता और उसकी शक्तियों के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में भी इस तरह के राजदंड का प्रयोग आम बात थी। इसी तरह प्राचीन इजिप्ट यानी मिस्र की सभ्यता में भी इस तरह के राजदंड शक्ति और सत्ता के प्रतीक माने जाते थे। परंतु ये सभी उदाहरण राजतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। सेंगोल या उसके अलग अलग नाम यानी राजदंड दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में चाहे किसी भी रूप में प्रयोग होता था, वो राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। अगर हम भारत की बात करें,
भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका है। उसके बाद उसका एक संविधान बना, वही उसका आधार है, या कहें वही उसका आज राजदंड है। और भारत में लोकतंत्र है और असली परायणता भारतीय संविधान में और भारतीय जनता में निहित है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की जो स्थिति खराब हुई, उसके बाद वहां के रहनुमाओं ने भारत को आजाद करने का मन बनाया और भारत को आजाद करने की तिथि 15 अगस्त 1947 निर्धारित की गई। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से पहले पूछा कि आप देश की आजादी को किसी खास तरह के प्रतीक के माध्यम से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रसंग को लेकर स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी से मिले। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे और उन्हें भारतीय परंपराओं, खासकर दक्षिण की परंपराओं की विशेष पहचान थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजदंड भेंट करने की तमिल परंपरा के बारे में बताया, जिसमें राजपुरोहित नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता था। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया था कि आपके पीएम बनने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन आपको ये राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं, और इस पूरी सेरेमनी की जिम्मेवारी भी राजगोपालाचारी को ही दी गई। परंतु एक बात जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, सेंगोल परंपरा या सेंगोल सेरेमनी सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सांकेतिक माध्यम ढूंढा गया था। विडंबना ये है, राजतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी हुई एक परंपरा को आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके सामने एक महान संविधान है, वो भी सेंगोल परंपरा को अच्छी बताकर अपने किस विवेक का परिचय दे रहा है। राजगोपालाचारी ने उस वक्त मद्रास क्षेत्र के जौहरियों को सोने का राजदंड बनाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति उभारी जाएगी। नंदी जिसका भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से महत्व रहा है। अंत में हम बात करते हैं 14 अगस्त 1947 की रात की। 14 अगस्त 1947 को रात के करीब 11:15 बजे आजादी मिलने से 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड यानी सेंगोल माउंटबेटन को दिया। पुजारियों ने वहां शैव समाज के भजन गाए और फिर सेंगोल को नेहरू को भेंट किया गया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया, जिसकी आखिरी पंक्ति थी, हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। इस सांकेतिक सेरेमनी के बाद सेंगोल यानी राजदंड को इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। तमिल मीडिया ने, तमिल साहित्य ने और तमिल क्षेत्र ने इस प्रसंग को जीवित रखा। पिछले साल तमिलनाडु में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस प्रसंग की चर्चा फिर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि नई संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के पास इसे रखा जाएगा और नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। परंतु यहां मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, 1947 में सत्ता का जो सांकेतिक हस्तांतरण हुआ वो एक अलग प्रसंग था, अलग परिस्थिति थी। परंतु आज सत्ता का हस्तांतरण किससे हो रहा है? हाँ, गर्व की बात हो सकती है कि नई संसद बनाई जा रही है, परंतु फिर वही बात कि सत्ता का हस्तांतरण किससे हो रहा है? मोदी जी को सत्ता किससे प्राप्त हो रही है? जो सेंगोल जैसी परंपरा, राजदंड जैसी परंपरा की जरूरत महसूस हो रही है, जो पूरी तरह राजतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रतीक मात्र है, या उनके मन में ऐतिहासिक पुरुष बनने की मंशा जागृत हो चुकी है। इसीलिए 28 मई 2023 को नए संसद परिसर में 15 अगस्त 1947 की भावना को दोहराते हुए सेंगोल समारोह होगा। सेंगोल अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तमिलनाडु से विद्वान आएंगे, वे अनुष्ठान करेंगे और कोलारू पदिगम गाएंगे। सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा जैसे पहले किया गया था और इसे एक पवित्र प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। फिर वही सवाल कि आज सत्ता का हस्तांतरण किससे हो रहा है?
और न ही आज राजतंत्र है और न ही आज मौर्य काल, चोल काल या ब्रिटिश काल है। तो फिर इस प्राचीन राजतांत्रिक परंपरा को निभाने का स्वांग क्यों रचा जा रहा है? शायद इसके पीछे धार्मिक तत्वों का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधना है। तमिलनाडु में भी राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने की मंशा है, इसीलिए वहां के प्राचीन राजतंत्र, विशेषकर चोलों की परंपराओं और उनसे जुड़े हुए सरोकारों को निभाने का प्रयास किया जा रहा है। या ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को धार्मिक पुरुष दिखाकर वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, जैसा प्रयोग हो भी चुका है। परंतु इस तरह के प्रसंग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत का एक संविधान है, न कि आज राजतंत्र है। यहां मैं एक बात और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस की झूठ की फैक्ट्री, उनकी आईटी सेल नेहरू के हर डिसीजन को लगातार गलत साबित करती रहती है। तो नेहरू के इस सेंगोल सेरेमनी के डिसीजन को क्यों रिपीट किया जा रहा है? अभी हमने इस परंपरा के निर्वहन और उससे जुड़े हुए प्रसंगों की चर्चा की, जिनसे ये तो कहा जा सकता है कि नेहरू के ऊपर जो हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है वो सरासर गलत है। बहुत सारी फेक न्यूज चलती हैं जो नेहरू को मुसलमान वंशीय बताती हैं। अगर वो मुसलमान वंशीय होते तो इस तरह की प्राचीन भारत की धार्मिक परंपराओं और उससे जुड़ी हुई सेरेमनी का आयोजन नहीं कराते। और वैसे भी नेहरू की आलोचना राजनीतिक फायदे के लिए आगे भी होती रहेगी। वैसे राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड को सत्ता हस्तांतरण के समय अंग्रेजों ने पंडित नेहरू को सौंपा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद स्थित म्यूजियम में रखवा दिया। अंत में मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि देश आजाद हो गया है, देश लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक बन गया है। राजतंत्र आज भारत में नहीं है। आज स्वतंत्र भारत में इस तरह के राजदंड का, इस तरह की सेंगोल परंपरा का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, इस तरह की परंपराएं इतिहास का अध्ययन करने के दौरान गौरवान्वित महसूस होने के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं। दूसरा, इस बात की भी चर्चा होना चाहिए कि जब सेंगोल यानी राजदंड को म्यूजियम में रख दिया गया तो आज उसे फिर बाहर निकाल कर विशेष सेरेमनी कराने की जरूरत क्यों पड़ी? वैसे बीजेपी सरकार के द्वारा नए संसद भवन बनाने की शुरुआत से लेकर आज तक विवाद होते रहे हैं और आज भी उस तरह के विवाद जारी हैं, जिनके पीछे राजनीतिक मंशा भी हो सकती है। परंतु सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत आज लोकतंत्र से राजतंत्र बनने की अग्रसर हो रहा है या भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत करने की जरूरत है। वैसे हमने इतिहास में अनेकों उदाहरण देखे हैं जब राजाओं के मन में अमर होने की मंशा जागृत हो जाती थी, उनके अंदर विशेष भाव जागृत हो जाता था, जिसके लिए बड़े बड़े निर्माण कार्य वो कराते थे और वो बड़े बड़े निर्माण कार्य आम जनता के शोषण पर टिके हुए होते थे। एक पहलू और जिसकी इस पूरे प्रकरण में आलोचना हो रही है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा। हालांकि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो सवाल या आलोचना जायज है। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सेंगोल परंपरा तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है, यानी निशाना 2024 के चुनाव हैं। नमस्कार।